बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है व्यवहारवाद, जिसको बिहेवियरलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। यूनिट फर्स्ट का जो ये टॉपिक है वो हमारा पिछले जो हमने पढ़े हैं टॉपिक्स उसी से ही संबंधित है। व्यवहारवाद के विषय में हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसके उदय के क्या कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी 1945 के बाद राजनीति विज्ञान विषय में व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। यहाँ क्रांति से अभिप्राय है कि अध्ययन में परिवर्तन आया, जिसे सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया और हमारे विषय को भी प्रभावित किया। ये जो क्रांति या परिवर्तन का दौर था, इसको व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई है। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करने वाली है। व्यवहारवादी उपागम में राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या विश्लेषण किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के कुछ राजनीतिक विचारकों ने इसको विकसित किया, जिसमें हम ग्राहम वॉलेस, ब्रैडली, इनकी रचनाओं में भी व्यवहारवाद की जो विकास होते हुए स्थिति है वो देख सकते हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवहार पर जोर दिया था कि व्यवहारिक अध्ययन होना चाहिए, राजनीतिक व्यवहार की गतिविधियों का अध्ययन होना चाहिए और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी हमारे विषय में अध्ययन हो रहा है वो अनुभवात्मक और क्रियात्मक होना चाहिए और कल्पनाओं की जगह व्यवहारिक अध्ययन होना चाहिए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है उस पर आधारित था व्यवहारवाद, जो कि हमारे विषय में नवीन अध्ययन पद्धतियों, वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देने वाला था। व्यवहारवाद ने विषय को व्यवहारिक और यथार्थपरक बनाया और इसने इसका विकास किया। व्यवहारवाद के जो मुख्य प्रणेता हैं वो डेविड ईस्टन कहे जाते हैं, जिन्होंने लिखा भी है कि व्यवहारवाद वास्तविक मानव पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण यानी कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मापन यानी मेजरमेंट हो और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जा सकता हो। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करने वाला अध्ययन व्यवहारवाद है। इसी तरह सिबली एक और विचारक है जिन्होंने भी व्यवहारवाद को स्पष्ट किया है। वो लिखते हैं कि व्यवहारवाद का मुख्य प्रयोजन है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन करना। जो भी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें जो व्यक्ति है, ह्यूमन है, उसका बिहेवियर कैसा है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, उसके संपूर्ण अध्ययन, कंप्लीट जो स्टडी हम कर सकें। इसी तरह ट्रूमैन ने भी एक्सप्लेन किया है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो, आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर आधारित हो। वैज्ञानिक अध्ययन हमेशा सिस्टमैटिक होता है और वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। रॉबर्ट हॉल एक प्रमुख और विचारक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद को प्रतिपादित किया है। उन्होंने लिखा है कि परंपरागत दृष्टिकोण से असंतुष्ट विचारकों के द्वारा आनुभाविक और व्यवस्थित सिद्धांत का विकास करना ताकि अधिक वैज्ञानिकता और व्यवहारिक अध्ययन हमारा हो सके। तो रॉबर्ट हॉल ने भी इस तरह के व्यवहारवाद को स्पष्ट किया है। इस तरह हम देखें तो व्यवहारवाद जो के उद्देश्य हैं कि ये जो भी राजनीतिक जीवन है उसके अनुभविक पक्ष को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहता है, उस पर जोर देता है और
ऐसी प्रणाली, सिद्धांत, कसौटियाँ जो आधुनिक आनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करे, उसको स्पष्ट करने वाला है। इसका लक्ष्य है व्यवहारवाद का विश्लेषण की नई इकाई, नई तकनीक, तथ्य, व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना। यानी हमारे विषय में नई नई टेक्निक्स यूज़ हो, फैक्ट्स पर आधारित अध्ययन हो और सिस्टमैटिक हम कोई थ्योरी बिल्डिंग कर सके। इस तरह के लक्ष्य को पाना हमारे विषय का लक्ष्य निर्धारण किया जा सकता है। तो व्यवहारवाद के ये उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, इसके क्या प्रमुख कारण थे। व्यवहारवाद के उदय के कई कारण माने जा सकते हैं। वैसे हमने जब परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा और उसमें डिफरेंसेस किए थे पिछले चैप्टर में, तो हमने ये देखा है कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ चली आ रही थी, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व 1945 से पूर्व, वो उस समय के अध्ययन के लिए उपयुक्त थी। लेकिन जब हमारा विषय क्षेत्र व्यापक हुआ, बढ़ा, इसको बढ़ता गया, तो फिर नई अध्ययन पद्धतियों और विषय में सुधार की आवश्यकता हुई। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताएं पहले बिखरी हुई थी। जैसे अगर हम पाश्चात्य यूनानी विचारक देखें, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी व्यवहारवादी कुछ मान्यताएं दी और उनकी विचारधारा में ये लक्षण दिखाई देते हैं कुछ हद तक। लेकिन एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में, उपागम के रूप में ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन के रूप में हम इसको देख सकते हैं और अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के द्वारा इसका विकास किया गया। व्यवहारवाद के उदय के जो प्रमुख कारण हैं, उनमें पहला कारण यही है कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थीं, उसके प्रति व्यवहारवादियों में असंतोष रहा। इनका ये मानना था कि जो चली आ रही राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ हैं, वो श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे सकती और इसके द्वारा विषय का अध्ययन स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन अध्ययन पद्धतियों के प्रति व्यवहारवादियों में निराशा थी और अपर्याप्त इनको ये अध्ययन पद्धतियाँ लग रही थी। इसलिए राजनीतिक विचारकों ने अनुभव किया कि ऐसी अध्ययन पद्धतियाँ होनी चाहिए जो विषय का विश्लेषण और विवेचन कर सके। साथ ही इस तरह का अध्ययन किया जा सके जिससे राजनीतिक वास्तविकताओं का ज्ञान उन अध्ययन पद्धतियों से किया जा सके और इसके द्वारा जो भी राजनीतिक विकास है वो अधिक से अधिक बढ़ सके। दार्शनिक, संस्थागत और औपचारिक वर्णनात्मक पद्धतियों की जगह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा सके। ये कुछ ऐसी प्रमुख कारण रहा कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थी वो अधिक ऐतिहासिक थी, दार्शनिक थी, वर्णनात्मक थी, औपचारिक थी, वो विषय के लिए पर्याप्त नहीं थी। दूसरा कारण था परंपरागत दृष्टिकोण में केवल सैद्धांतिक पक्ष पर ही जोर दिया जाना, क्योंकि जो अध्ययन किया जा रहा था परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, उसमें केवल राजनीतिक संस्थाओं जैसे राज्य सरकार उनका केवल वर्णन हो रहा था, औपचारिक अध्ययन मात्र किया जा रहा था। लेकिन इन संस्थाओं में जो कार्य करने वाले, व्यवहारिक जो क्रियाकलाप करने वाले मानव हैं, उसका राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं हो रहा था। तो इससे संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं था। इसीलिए परंपरागत दृष्टिकोण के जो सैद्धांतिक पक्ष है उससे राजनीतिक विचारक असंतुष्ट थे और उन्होंने व्यवहारवाद पर जोर दिया। तीसरा कारण ये रहा कि परंपरागत दृष्टिकोण औपचारिक था, संस्थागत मात्र था। परंपरागत दृष्टिकोण में केवल राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन किया जा रहा था और उसमें कोई प्रक्रियात्मक अध्ययन नहीं था। संरचनात्मक अध्ययन अधिक था लेकिन प्रक्रियात्मक अध्ययन नहीं था और संस्थाओं के अध्ययन पर ही मात्र जोर दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जो
वास्तविकता और यथार्थता है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की, वो पूर्ण नहीं हो रही थी। इसीलिए व्यवहारवादियों ने इस चीज़ पर जोर दिया कि मात्र औपचारिक संस्थागत अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है विषय के लिए, और इसमें कार्यरत जो मानव है, मानवीय व्यवहार और क्रियाकलाप हैं, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, वास्तविकताएं हैं, उनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थी वो वर्णनात्मक थी, जो अपर्याप्त थी, क्योंकि उसका विश्लेषण नहीं हो रहा था। उसमें जो मूल्यांकनात्मक अध्ययन है वो नहीं किया जा रहा था, मात्र वर्णन के आधार पर अध्ययन किया जा रहा था, जो कि विषय को स्पष्ट नहीं करने वाला था। और इसीलिए व्यवहारवादियों ने इस चीज़ पर जोर दिया कि जो इस तरह की अध्ययन पद्धति है वर्णनात्मक, वो उसकी जगह वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ जैसे अवलोकन, साक्षात्कार या सैम्पलिंग पद्धति, इस तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, ताकि विषय के अध्ययन को सार्थकता या रेलेवेंट अध्ययन जो है वो किया जा सके। साथ ही ये भी तर्क दिया जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण अपूर्ण था और अपर्याप्त था, विषय को समझाने में पर्याप्त नहीं था। ये केवल एक साइडेड अध्ययन हो रहा था कि जिसमें स्ट्रक्चरल अध्ययन तो हो रहा है, लेकिन फंक्शनल कोई भी अध्ययन नहीं हो रहा था, कोई सर्वे नहीं हो रहा था। और इस तरह से किया गया अध्ययन विषय को पर्याप्तता नहीं दे रहा था। तो विषय की विशद अध्ययन के लिए, विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक था कि जो चला आ रहा परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी जगह नवीन दृष्टिकोण व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाया जाए, ताकि विषय में प्रक्रियात्मक व्यवहारात्मक अध्ययन को बल दिया जा सके। इसके साथ ही परंपरागत दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं था, अव्यवहारिक था, आदर्शात्मक अधिक था। परंपरागत जो दृष्टिकोण था द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो हमारे विषय पे काफ़ी हावी रहा, इस दृष्टिकोण में आदर्शों, कल्पनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा था, और ये अध्ययन निगमनात्मक अधिक था, जिसमें कि पहले से ही सिद्धांत निर्माण कर दिया जाए और फिर उसके बाद उस पर अध्ययन हो। तो इस तरह के अध्ययन से विषय की जो स्पष्टता है वो नहीं हो रही थी, अस्पष्टता थी, विषय कंप्लीट नहीं था। और व्यवहारवादी जो विचारक थे उन्होंने इसको व्यवहारिक न मानते हुए इस बात पर जोर दिया कि व्यवहारवादी अध्ययन किया जाए, ताकि विषय में यथार्थ अध्ययन हो सके। मात्र कल्पना और वर्णन तक ही सीमित हमारा विषय न रह के ये विशुद्ध शोध पर आधारित हो, और जिसमें जो धरातल है, वास्तविक राजनीतिक धरातल है, उस पर जो भी व्यवहार क्रियाकलाप हो रहे हैं उन पर अध्ययन किया जा सके। व्यवहारवाद के उदय का जो कारण था वो ये भी था कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं था। इसमें केवल संस्थागत आदर्शात्मक अध्ययन था, कल्पनात्मक अध्ययन था, लेकिन ऐसी कोई अध्ययन पद्धतियाँ नहीं थी जो कि विषय को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिकता से मतलब साइंटिफिक अध्ययन होना चाहिए जिसमें कि तर्क की कसौटी पे वो खरा उतर सके, कार्य कारण संबंध स्पष्ट हो सके, जिसमें फॉरकास्टिंग की जा सके, जिसमें जो प्रामाणिक अध्ययन है वो किया जा सके, और तथ्यों का अवलोकन और विश्लेषण किया जा सके, किसी सिद्धांत या निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। तो ऐसा अध्ययन जो कि परंपरागत दृष्टिकोण में नहीं हो रहा था, तो वो वैज्ञानिक नहीं था, और इसके खिलाफ व्यवहारवादियों ने इस चीज़ पर जोर दिया। खासकर सर्वप्रथम अमेरिका में ये शुरुआत हुई शिकागो विश्वविद्यालय से, कि वहाँ इस तरह का अध्ययन होने लगा कि हमारा विषय वैज्ञानिकता पर आधारित होना आवश्यक है। एक और जो प्रमुख कारण रहा व्यवहारवाद के उदय का, वो था अंतर अनुशासनात्मकता का अभाव होना। इसका अभिप्राय, इसको हम आगे भी विस्तृत रूप में देखेंगे।
अंतर अनुशासनात्मक या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है जिसमें समाज विज्ञान के विषय, अन्य जो विषय हैं जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषय जो हमारे विषय से काफ़ी जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, उनका भी समय समय पर सांदर्भिक, प्रासंगिक, रेलेवेंट जो स्टडी है उनके साथ मिलकर की जा सके। तो इस तरह के जो अंतरानुशासनात्मकता का अभाव है वो परंपरागत दृष्टिकोण में था, क्योंकि जो चला आ रहा दृष्टिकोण था उसमें इस तरह का अध्ययन नहीं हो रहा था, एक तरफा अध्ययन था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विचारकों, जो खासकर नए विचारक थे, डाहाल, ईस्टर्न, इन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन समाज विज्ञान के अन्य विषयों से जोड़कर होना आवश्यक है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। ये जहाँ तक हमारे विषय को प्रभावित करते हैं या संबंधित हैं उनको भी जोड़कर हम अध्ययन करें, तभी हमारा विषय का अध्ययन पूर्ण अध्ययन हो सकेगा। तो इस चीज़ पर जोर दिया जाने के कारण भी व्यवहारवाद का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसका भी प्रभाव रहा, जिसने भी इस व्यवहारवाद का उदय किया, क्योंकि जो नए नए स्वतंत्र देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खासकर तृतीय विश्व युद्ध के देश, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी जो देश थे, जहाँ नया नया लोकतंत्र आया, नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, नई राजनीतिक व्यवस्थाएं वहाँ स्थापित हो रही थी। इन देशों के राजनीतिक अध्ययन के लिए जो परंपरागत अध्ययन था वो पूर्ण नहीं था, कंप्लीट नहीं था और सक्षम नहीं था। ऐसे में व्यवहारवादी जो उपागम है उसका उदय होना आवश्यक था हमारे विषय में, ताकि वहाँ की राजनीतिक वास्तविकताओं को जान के राजनीतिक व्यवस्था का समुचित अध्ययन किया जा सके। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसका भी प्रभाव था, जिसकी वजह से व्यवहारवादी अध्ययन का उदय हुआ। साथ ही नवीन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल दिया गया। विषय में नई नई अध्ययन पद्धतियों का विकास हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ख़ास तौर पे इसमें परीक्षण, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय विश्लेषण, गणितीय प्रारूप, निदर्शन, सर्वेक्षण, सैम्पलिंग जो मेथड होता है, सर्वे, इंटरव्यू, इस तरह की जो नई टेक्निक्स और नई अध्ययन पद्धति थी उनके प्रयोग पर बल दिया गया, ताकि विषय को और वैज्ञानिकता प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार आज हमने ये देखा कि व्यवहारवाद के उदय के कई कारण रहे। खास तौर पे जो चली आ रही अध्ययन पद्धति थी उसकी जो कमियां थी, उस अपर्याप्तता थी, वो एक प्रमुख कारण रहा कि जिसकी वजह से व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो ये हमने देखे कॉजेज ऑफ राइज एंड एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, और अलग अलग जो विचारक हैं उनकी डेफिनेशंस देखी हैं।